अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारहियत अब असर दिखा रही है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे खित्ते में अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। देखा जाए तो 2 हफ्तों से जारी इस जंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सियासी और मौशी महाज पर शदीद मुश्किलात का सामना है। तालिबात के स्कूल पर हमले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में जवाब मांगा जा रहा है। वहीं इराक में अमरीकी टैंकर तैयारे का गिरना बहुत से खदशात को जन्म ले रहा और ताज़ा तरीन इतलात ये भी आ रही हैं कि अल-कुद्स की रैली पर तेहरान में हमला किया गया है और उस रैली को निशाना बनाया गया है। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का वो पहला पैगाम है जिसने वाज़े कर दिया कि अब समझौता नहीं, हिसाब होगा, आबनाए हुर्मस की बंदिश भी रहेगी। और ईरान ने अमेरिका को वाज़े पैगाम दिया है कि अगर हमले बढ़े तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान ने खित्ते से अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालिबा भी किया है। और नाजरीन, इन्हीं तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर खुश आमदेद, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से अमेरिका जो है वो शदीद दबाव का शिकार है। KC-135 टैंकर तैयारे का गिरना और उससे कबल F-15 तैयारों की तबाही, क्या ये अमरीकी फ़ज़ाइया के लॉजिस्टिक निज़ाम के बैठ जाने की अलामत है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल में जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं और या सेटबैक्स हैं कि पहले देखें पिछले हफ्ते में हमने देखा F-15 इन पे गिरे और इसके बाद ये रीफुएलिंग का जहाज और इतना बड़ा जहाज और जिस तरीके से गिरा है वेस्टर्न इराक में, तो इसके अभी तो खैर जो अभी आप स्टोरीज बनाते रहे हैं, लोग इसको कवर अप कर रहे हैं। कोई कुछ इराकी मलेशिया क्लेम कर रहे हैं कि हमने गिराया है, अमेरिकन कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो बड़े सीरियस सेटबैक हैं। और खित्ते के अंदर भी देखें कि गल्फ के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह ईरान दोबारा री एमर्ज कर गया है, स्ट्रेंथन पोजीशन है, स्पेशली जो उनके स्पिरिचुअल या सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का जो एड्रेस था और स्पेशली जो मैसेज उनका आया है, दैट हैज स्ट्रेंथन द रिजॉल्व ऑफ ईरानियन फोर्सेस और ईरानियन अवाम का। और जिस तरीके से आप देखें ईरान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज कर रहा है, एट द सेम टाइम जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बेसिस को टारगेट कर रहा है खित्ते के अंदर, उससे बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और अब दैट्स वाई के फ्रस्ट्रेशन हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प में स्पेशली। और आप देखें कि वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स देता जा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी तो उन्होंने मलबा डाल दिया अपने एडवाइजर्स पे कि जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि हमें इससे पहले अगर हम लेट होंगे तो ईरान रिएक्शन प्रीएम्प्ट कर सकता है, देयरफॉर हमने ये इसके जवाब दिए हैं। तो मुश्किलात है यकीन उस पर है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन स्टिल अमेरिकन भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें मतलब कुछ ऐसे हैं ऑप्शन है, सिनेरियोस की बातचीत हो रही है अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिनेरियो पहले से चल रहा था, रेजिम चेंज, दैट हैज फेल्ड। फिर एक और सिनेरियो था मॉडिफिकेशन, रेजिम चेंज के रेजिम यही हो लेकिन वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और फिर अभी ये है कि एक खरक आइलैंड है जिस पे अब नजर है कि उसमें 2 ऑप्शंस पे बात हो रही, क्योंकि खरक आइलैंड ये पर्शियन गल्फ के अंदर है और 95% जो ईरान का ऑयल है यहाँ पे आता है और यहीं से फिर वो उसको आप समझते हैं यहीं से इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है। तो एक ऑप्शन इस बात पे अमेरिकन गौर कर रहे हैं, क्या इसको हम स्ट्राइक कर दें, और इसके स्ट्राइक करते हैं तो इट विल हैव सीरियस कैटास्ट्रोफिक इम्प्लीकेशंस होगी। अगर तेहरान में आपने देखा कि ऑयल डिपो पे हमला हुआ, उसके बाद वहाँ पे ब्लैक रेन की बात की गई है, तो यहाँ तो इंटायर ऑयल यहाँ पे आता है और टर्मिनेट होता है और यहीं से प्रोड्यूस फिर फर्दर सप्लाई होता है। तो सर बिल्कुल, ये अगर निशाना बनाने की बातें हो रही हैं तो ईरान भी कह रहा है कि अगर इस तरह के हमले हुए तो फिर पूरा खित्ता जो है वो अंधेरे में ही डूब जाएगा। मसूद साहब, ईरान के नए रहबर आला का पहला ऑडियो पैगाम सामने आया जिसमें आबनाए हुर्मुज को उन ममालिक के लिए बंद करने का कहा गया जो जारहियत में शरीक हैं। स्ट्रेटेजिकली ईरान इस गुजरगाह को कितना अरसा ब्लॉक कर रखने की सलाहियत रखता है आपके नजदीक? देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ने ये साबित कर दिया है कि ईरान बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है। देखें इतना फियर है, खौफ है, कोई इसको गुजर नहीं रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम गुजर, उनके लिए परमिशन ईरान से मांग रहे हैं। दैट इज वन थिंग। अगर इतनी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है कोलिशन की जो अमेरिका और इजराइल है, लेकिन वो प्रिवेल नहीं कर सके, सो देयरफॉर देखे कमांड एंड कंट्रोल स्टिल। फिर ऊपर से ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज जो की है ईरान ने ओवर एक पीरियड ऑफ टाइम, देखें उनके लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है
कि उन्होंने पर्शियन गल्फ के नीचे और जो ओमान का जो है खलीज है उसके नीचे उन्होंने टनल्स बनाए। सो अंडर वाटर टनल्स हैं और टनल के नीचे उनके मिसाइल्स हैं और उनको वो गदर 3 और 2 मिसाइल हैं वो उन्होंने वहां पे लगाए हुए हैं। सो वहां पे कुछ होता है तो वो मिसाइल वहां से चल सकते हैं। तो वो एक बड़ी स्ट्रेटजी है, अंडरग्राउंड टनल्स हैं और वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी हद तक हमने देखें कि डिस्पाइट द क्लेम्स मेड बाय अमेरिका कि हमने इतने जो जहाज थे शिप्स उनके डबो दिए हैं और हम वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। स्टिल देखें पर्शियन गल्फ है, अब्बास इराक़ची ने कहा था कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज है, वी कैन सस्टेन दिस कॉन्फ्लिक्ट या वार है फॉर 6 मंथ। तो इसका मतलब है कि ये चीजें हो सकती हैं। और फिर ऊपर से ये भी है ना, अगर उसको आप माइन कर दें जी। और इनके पास वो कैपेबिलिटी है, माइन लेयर में इनके पास शिप्स हैं और स्पेशली छोटे सबमेरीन्स भी हैं, तो वो पर्शियन गल्फ पे जितना एरिया बनता है, स्पेशली दैट जो विड्थ है यहाँ पे 33 किलोमीटर की, उस एरिया में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है। सो वो प्रीवेल कर सकते हैं। दैट्स वाई देखें कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर जो ईरान लड़ रहा है। देखें कि दुनिया सारी को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है ब्रिगेडियर साहब, सारी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, प्रेशर भी बिल्ड हो गया है। मुश्तबा खामनाई ने अपने पहले ही पैगाम में अमरीकी अड्डों की बंदिश का भी मुतालबा किया है। कि आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारहियत अब तवील मुद्दती जंग की तरफ बढ़ रही है? देखें, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी देखें कि अब रियलाइजेशन जो गल्फ कंट्रीज में आ रही है कि आप बेसिस तो वहां पे हैं, लेकिन बेसिस का फायदा उनको क्या हुआ, अब ये सवाल उठ रहा है। आप देखें कि सारी प्रायोरिटी उनके बकौल वो कहते हैं इसराइल को जा रही है, इंटरसेप्टर इसराइल के पास है, प्रायोरिटी सारी इसराइल के पास है, इधर हमले हो रहे, इनके अपने प्रोटेक्शन के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और फिर इनकी इकोनॉमी बैठ गई है। आप देख लें कि ऑलमोस्ट बताया जा रहा है $600 मिलियन डेली का लॉस है यूएई और कतर के लिए। और जो एक इम्पैक्ट था ग्लीमिंग सिटीज ऑफ गल्फ था, वो सारे बैठ गए, दुबई बैठ गया है। दे विल टेक डिकेड्स वहां से वापस आने में। तो देखें कि जंग जारी लंबी हो सकती है, लेकिन मसला होगा ट्रम्प के लिए। ट्रम्प तो चाह रहा है कि मेरे लिए कोई सेफ एग्जिट हो, कोई बेल आउट हो। दैट्स व्हाई ही स्पोक टू व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात की है। लेकिन पुतिन साहब यकीनन वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्हें अपना बदला जो यूक्रेन में उनके साथ हो रहा था इधर उतार रहे हैं, तो वो यकीनन वो मुश्किलात में है। फिर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर देखें 60% प्लस डिसअप्रूवल है इस जंग के लिए। और अब वो पूछ रहे हैं कि आपने किसकी जंग लड़ी है और आपने क्या अचीव किया है। इतने फ्रस्ट्रेशन है। तो दैट्स व्हाई ट्रम्प के अंदर लगा कि मैं 30 मिनट में जंग को खत्म कर सकता हूँ, आई कैन टेक देम आउट। वो डेस्परेशन उनकी जाहिर करती है कि वो इस हद तक वो इस पे आए हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किलात है, वो अभी वहाँ से निकलना चाहेंगे। फिर ऊपर से डोमेस्टिक प्रेशर भी है, ईरान का प्रेशर बिल्ड हुआ है, फिर साथ ही इम्पोर्टेंट है गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है। क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज फ्यूचर में आप देखेंगे देयर विल बी न्यू रीअलाइनमेंट होगी गल्फ कंट्रीज में। इंस्टेड ऑफ अमेरिका वो यकीनन रशिया की तरफ जाएंगे, चाइना की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बिल्कुल नई सफबंदी जो है वो भी नजर आ रही है वाज़े तौर पर। मसूद साहब, ईरान जंग को 2 हफ्ते हो गए हैं। हर गुजरता दिन ईरान की कामयाबी और अमेरिका और इसराइल के नुकसान का बायस बन रहा है। जंग के पहले हफ्ते में हमने देखा ट्रंप इंतजामिया ने $11 अरब से जायद खर्च कर दिए। क्या अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान जैसी तवील और महंगी दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हंस तो रहा है। दैट्स यही ख्वाहिश तो इसराइल की है। वो इसराइली की जंग लड़ रहे थे, इसराइली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसराइली की हेजमनी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जो थ्रेट ईरान से उसको खत्म करना चाह रहे थे। अब फंस गए हैं। अब उनके पास ऑप्शन, इसको जितना प्रोलॉन्ग करते हैं उनके लिए मसाइल होंगे। यकीनन उनकी कोशिश है कि या तो 31 मार्च से चाइना के विजिट से पहले पहले कोई सेटलमेंट हो जाए या फिर कोई उसके बाद हो जाए। लेकिन मैं भी 2-3 वीक्स में चीजें वो सेटल करना चाहेंगे। लेकिन अभी आप देखें एक नई डेवलपमेंट हुए। अब ईरान डिक्टेट कर रहा है, ईरान ने अपनी शराइत रख दी हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि आप भाई हम अब हमारी सॉवरेनिटी को मान लें कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, वी कैन टेक डिसीजंस, हम जो चीजें चाहें हम कर लें। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो नुकसानात हुए जंग में उसके कंपनसेशन दें। और फिर उन्होंने कहा एक गारंटीज भी दें कि
कि हमारी सॉवरेनिटी या फ्यूचर में इस तरह की कोई जंग हम पे मुसलत नहीं की जाएगी। तो चीजें अब यहाँ ईरान की तरफ से आ रही, पहले अमेरिका डिक्टेट करवा रहा था, अब ईरान कर रहा है। क्योंकि देखें कि जब आप मुनज़्ज़म हो, दैट्स वाई हम कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर भी कि आपकी अगर आर्मी मजबूत हो और आपका एक रिजॉल्व हो तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यही ईरान में है। देखें वहाँ लीडरशिप अच्छी रही और इसके बाद जो उनका फौज है और मुनज़्ज़म रही है और जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ईरानी कौम डटी रही, ईरान डटा रहा, तभी तो शिकस्त नहीं दे सक रहा कोई भी उसे। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका $1 ट्रिलियन सूद में दे रहा है। क्या मौजूदा मौशी हालात में अमेरिका ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखें $40 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका का, और ऊपर से देखें कि नई जो डेवलपमेंट भी है गल्फ कंट्रीज ने, अगर आपको याद हो पिछले विजिट पे जब ट्रम्प गए थे, उन्होंने $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अब दे आर रिव्यूइंग जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका में करनी थी, उससे भी वो पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनका अपनी जो सॉवरेनिटी स्टेक पे आ गई है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की बहुत मुश्किलात पैदा हुई है ट्रम्प के लिए, क्योंकि अब वो ट्रम्प जिस तरीके से वो मलबा अपने एडवाइजर्स पे डाल रहा है, अब ये इकोनॉमी भी मुश्किलात उनका पेश आ रही है। स्पेशली आप देखें इवन जो म्यूनिशंस हैं और जो इवन पेट्रियट मिसाइल्स हैं, वो उनकी प्रोडक्शन जो है 620 साल में ये प्रोड्यूस करते हैं, वो इधर खर्च हो गए हैं। अब उनको दोबारा प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, तो बहुत सारी मुश्किलात है। तो मेरे ख्याल में अभी अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान खित्ते में उन तमाम अमरीकी फौजी तनसीबात को मुसलसल निशाना बनाता चला जा रहा है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तुर्की में अमरीकी पैट्रियट सिस्टम नस्ब है, तो क्या तुर्की अब इन ईरानी मिसाइलों का बराह रास्त हदफ बन सकता है या इस मामले पर कोई सेटलमेंट मौजूद है? लेकिन एक तो पहले बात यह है कि तुर्किया इज पार्ट ऑफ नेटो, वहां से वो अगर कुछ हो तो वो नेटो को एक्शन में आना पड़ता है। लेकिन आपने देखा रिसेंटली मसूद पेज़ेश्कियान की रजब से बात हुई है और उन्होंने इस बात का कहा कि जो वहां पे मिसाइल गया है इन्होंने नहीं किया। सो देयर इज अ थर्ड फोर्स, तो यकीनन मोसाद वाले हैं ये ऐसा कर रहे हैं। इवन जैसे कि जो फायर हुआ था मिसाइल, जो ड्रोन्स वगैरह टुवर्ड्स सऊदी अरब, वो भी आए थे ईस्ट की तरफ से आए। तो ईस्ट तो इजरायली ईस्ट में है, ईरान वेस्ट में है, तो दरमियान में एक ऐसी फोर्स है जो चाह रही है कि अरब्स को इसमें ड्रैग करे। अभी तक देखें कि अरब ममालिक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, वो अपने दिफा कर रहे हैं और साथ ही इनकी ख्वाहिश है। जिस तरह आप देखें कि जो सेनेटर लेंसी ग्राम है, उन्होंने कहा कि सऊदी से अभी तक इस जंग में क्यों नहीं आए हैं, बाकी ममालिक क्यों नहीं आए। तो इनकी ख्वाहिश है, इसराइल की भी ख्वाहिश है, इनको ड्रैग करें ताकि अरबों का नुकसान हो, मुस्लिम उम्मत डिवाइड हो। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट थी। अगर आप देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रिसेंट विजिट सऊदी अरब का, या पहले वो गए वहां जाकर डिफेंस मिनिस्टर से मिल के आए, उसके बाद हमने देखें कि प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का एक स्टेटमेंट आया और वो बड़ा बेहतरीन किस्म का था कि खित्ते में अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बयान दिया था। और फिर कल जो प्राइम मिनिस्टर गए, फिर फील्ड मार्शल भी वहां पे गए थे और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए और अमन के लिए और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ऐसे ही है, पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है खित्ते में अमन के लिए। मुलाकातें भी हो रही हैं।